दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी प्राइम टाइम पर। एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में कक्षा 8 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में हम बात कर रहे थे संसाधनों और ऊर्जा पर, जिसमें हमने संसाधनों के बारे में मुख्य रूप से जो वितरण है उनका विश्व भर में, उसे पार्ट 1 में पढ़ लिया था। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, जहाँ पर हम बात करेंगे तमाम सारे ऊर्जा संसाधनों के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से अगर हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत स्रोत और इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत। पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोत के बारे में कि परंपरागत स्रोत क्या है। दोस्तों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें हम लंबे समय तक सामान्य रूप से उपयोग ला रहे हैं, और इनमें ईंधन है और जो जीवाश्मी ईंधन है। ये परंपरागत जो ऊर्जा है उसके दो प्रमुख स्रोत हैं। पहले बताते हैं आपको कि ईंधन क्या होता है, जिसका उपयोग हम अपने भोजन को पकाने में, ऊष्मा प्राप्त करने में व्यापक रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से जो अधिक ऊर्जा होती है वो ईंधन ऊर्जा होती है। दोस्तों, ईंधन में अगर हम देखें तो खनिज तेल और प्राकृतिक तेल दो प्रकार के हैं। अब क्या हानियां हैं खनिज तेल की और क्या लाभ है प्राकृतिक गैस के, हम वो देख लेते हैं। पहले खनिज तेल के लाभ देख लेते हैं। खनिज तेल का लाभ ये है कि ये आसानी से परिवहनीय है, अर्थात टैंकर के माध्यम से इसे हम ला ले जा सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है खनिज तेल। इसके अतिरिक्त यदि हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये आसानी से ये भी परिवहनीय है पाइपलाइन के माध्यम से। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आसानी से ये भी परिवहनीय है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ ऊर्जा देता है, तेल से सस्ता पड़ता है। इसके अतिरिक्त हानियां क्या है, तो हानियां यह है कि तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है, चूंकि गाड़ियों से निकलने वाला सल्फर और तमाम सारा जो धुएं में चीज़ें शामिल होती हैं वो वातावरण के लिए नुकसानदेह। इसके अतिरिक्त नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, तो चूंकि परंपरागत स्रोत हैं तो ऐसे में परंपरागत स्रोत का नया जो नवीकरण होता है वो उतना आसान नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम ईंधन में बात करें तो सुप्राप्य होते हैं, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उज्ज्वला गैस योजना जो है केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, उसके पहले तमाम सारे परिवार जो थे वो लकड़ी पर ही निर्भर थे। हालांकि उससे निर्भरता थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी और प्रयास किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा अगर इसकी हानियों में अगर हम बात करें तो संग्रहण में समय का दुरुपयोग होता है, संदूषण फैलाने वाले होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात जो हरित गृह प्रभाव है उसमें वृद्धि करते हैं, और निर्वनीकरण होता है। निर्वनीकरण का अर्थात ये है कि चूंकि इसके लिए वनों को काटा जाता है तो पेड़ों की संख्या में कमी आती है, और फिर वो जाकर के पारिस्थितिक तंत्र पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बात करें कोयले के बारे में तो दोस्तों, कोयला एक ऊर्जा का अच्छा परंपरागत स्रोत है, विस्तृत रूप से लाभ पहुंचाता है, जो विद्युत रूपांतरण में उपयुक्त होता है। तो अपने यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज भी जो 70% ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा मिलती है हमें। जो इलेक्ट्रिसिटी से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका 17% जो पार्ट होता है वो आज भी हमें तापीय ऊर्जा के माध्यम से अर्थात कोयले के माध्यम से मिलता है। हानियाँ क्या है कि ये प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए भारी है। तो अब तो काफ़ी हद तक जो मालगाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से इसका परिवहन किया जाता है। जल विद्युत ये भी ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत ही है। लाभ क्या है, तो अगर हम इसमें बात करें लाभ के बारे में तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत अन्य संसाधनों की अपेक्षाकृत सस्ता होता है। हानि क्या है, तो हानि यह है कि स्थानीय समुदाय को विस्थापित करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी समस्या रही। चूंकि जहां पर डैम बनाए जाते हैं, एक तो उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का खतरा, भूकंप का खतरा बढ़ जाता है, और दूसरे क्या होता है कि जहां पर इन बांधों को बनाया जाता है वहां पर बहुत जो गांव बसे होते हैं, कई सारे गांव को वहां से हटाना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है, और स्थापित करने में खर्चीला होता है। तो ये कुछ जल विद्युत की हानियां हैं। दोस्तों, जो पौधे और जानवरों के अवशेष थे वो लाखों सालों तक एक ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हुए, जो धरती के नीचे दबे हुए थे। जीवाश्मी ईंधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे के सारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं। लेकिन इन खनिजों के भंडार बहुत ही सीमित हैं, और विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाले। दोस्तों, जो हमें आज वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ देखना पड़ रहा है, जो सतत विकास संबंधी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं,
मैंने आपको बताया भी था कि सतत विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। अगर आप जानते हैं कि सतत विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था तो कमेंट करके बताइए। वो एक देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस शब्द का उपयोग, सतत विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। तो बताइए आप कौन थे वो। तो चूंकि ये नवीकरणीय नहीं है, जल्दी से इनका पुनर्निर्माण नहीं होगा, ऐसे ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो आजकल जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखना पड़ रहा है, वो इसीलिए देखना पड़ रहा है हमें, जो सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पवन ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ प्रयास इसलिए है ताकि सतत विकास के तौर से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी तापीय ऊर्जा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रदान कर सकें, कम से कम हम उनके लिए यह बचा सकें। इसके अतिरिक्त अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के बारे में, चूंकि बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है तो सबसे पहले बात कोयले के बारे में ही कर लेते हैं। दोस्तों यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। कोयला जीवाश्म ईंधन ही है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के तौर पर उद्योगों जैसे लोहा है, इस्पात है, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयलों को आज हम जिस रूप में उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना। इसीलिए जो कोयला है वो अंतर्निहित धूप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह हो गई बात कोयले के बारे में। सब बात कर लेते हैं दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों में चीन, उसके बाद में यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में यदि बात करें कोयले के वितरण के बारे में तो भारत में जो कोयला है वहां पर रानीगंज का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं भारत में जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। दोस्तों पेट्रोलियम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का जो पेट्रो शब्द है जिसका अर्थ होता है सैल और ओलियम का अर्थ होता है तेल। पेट्रोलियम का अर्थ होता है सैल से मिलने वाला तेल, या अर्थात सैल, पेट्रोलियम का अर्थ है सैल, तेल। तो पेट्रोलियम जो है इससे हमारी कार, मोटरसाइकिल सारी की सारी चलती है। इसके अलावा ये जो दोनों होते हैं शुरुआत से गाढ़े और काले द्रव की तरह होते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसके बाद में यह सैल की परतों के मध्य में पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित किया जाता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मुंबई है, मुंबई के बाहर में अगर हम देखें तो बॉम्बे हाई में खनिज तेल को निकाला जाता है। इसके अलावा असम में गुवाहाटी का क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में खनिज तेल को निकाला जाता है। और दोस्तों आप एक चीज़ बताइए कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का जो उत्पादन है, यदि अपतटीय क्षेत्र में, किसी राज्य के अपतटीय क्षेत्र में, जैसे कि बॉम्बे हाई है जो मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई का अपतटीय क्षेत्र है, तो अपतटीय क्षेत्र में किया जाने वाला उत्पादन राज्य सरकार कंट्रोल करती है या फिर केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। तो राज्यों में जो है वहाँ तो राज्य सरकार करती है, परंतु जो अपतटीय हिस्सों में तेल का उत्पादन है उस तेल के उत्पादन को कौन कंट्रोल करता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो बताइए। इससे बने उत्पादों को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। तो सारे के सारे जो गल्फ कंट्री हैं वो तेल उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में असम का जो डिगबोई क्षेत्र है, मुंबई में बॉम्बे हाई है, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा है वहाँ से भी कुछ मात्रा में जो खनिज तेल है उसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं, तो जो सीएनजी है ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। यह प्रचलित पर्यावरण हितैषी और ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि पेट्रोलियम की और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। बात करें उत्पादन के बारे में तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। भारत में जैसलमेर, राजस्थान में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम क्षेत्रों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्त कर दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है
जो कि जीवाश्मी ईंधनों के से स्वच्छतर बेहतर विकल्प हमारे सामने हैं। बात करते हैं जल विद्युत के बारे में। ये सरल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर दिखाई गई, इसके अलावा दुलहस्ती, बगलिहार, ये तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं वो भी जम्मू कश्मीर में है। तो बांधों को बना करके और वर्षा और नदी के जल को गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर पाइप से जो बहता हुआ जल है वो बांध के नीचे स्थित जो टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर के विद्युत को घुमाता है, जिससे जो उत्पन्न होती है विद्युत वो जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। उत्पादन में बात करें तो अग्रणी देशों में सबसे पहले पराग्वे दक्षिण अमेरिका में, इसके अलावा नॉर्वे, ब्राजील, फिर चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्रों की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, गांधी सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इस तरीके से तमाम सारी परियोजनाएं हैं। जो नॉर्वे था वो दुनिया में जल विद्युत उत्पन्न करने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश था। अब बात करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग ने जिन्होंने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अभाव उत्पन्न किया है, उससे अनुमान लगाया गया कि यदि वर्तमान दर से हम इनका उपयोग खत्म करते रहे तो ईंधनों के भंडार बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वो अलग से हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसे में जो गैर परंपरागत स्रोत है जिनमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जो कि नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, विश्व का जो प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में है, जो दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलित बस अड्डा है। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा को हमारे प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपने प्रतिदिन जो हम अनुभव करते हैं, जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, तो सूर्य ऊर्जा जो सौर ऊर्जा होती है उसमें सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने से जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण प्रदेशों में अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, पवन ऊर्जा की सबसे पहले बात करते हैं। लाभ क्या है? एक तो प्रदूषण मुक्त होती है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद में विद्युत उत्पादन कम लागत पर होता रहता है, सुरक्षित और साफ होती है। हानियां क्या है दोस्तों? इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को दोस्तों स्थापित करना महंगा पड़ता है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रताड़ित संकेतों में दोस्तों व्यवधान होता है और पक्षियों के लिए इससे हानिकारक होता है। गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें, सौर ऊर्जा क्या है? पहली चीज तो असमाप्य है, अर्थात भविष्य में समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, प्रदूषण मुक्त है। हानियां क्या है? खर्चीला है और स्रोत विस्तृत होने से क्या होती है कि ऊर्जा की बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो ज्वारीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और असमाप्य है। नुकसान क्या है कि वन्य जीव आवास का नष्ट होता है और दोहन करना कठिन है इसका। बात करें बायोगैस के बारे में, लागत में इसमें लाभ क्या है? कम लागत है, उपयोग करना आसान है, जैव व्यर्थ चीज़ों का उपयोग हो जाता है। हानि क्या है कि हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है क्योंकि इससे मीथेन गैस निकलती है। परमाणु ऊर्जा में बात करें तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन हो सकता है, ये इसका लाभ है। लेकिन दोस्तों, रेडियो एक्टिव व्यर्थ पदार्थ को कैसे उत्पन्न होता है वो बड़ी हानि है इसका, वो बहुत खर्चीला है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध होती है। लेकिन हानि यह है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन जो होता है वो बहुत खर्चीला हो जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी में बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, साथ ही साथ जो समुदाय को रोशनी देने के लिए और यातायात संकेतों के लिए सौर ऊर्जा पैनल्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे शहरों में स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स लग रही हैं उनमें ज़्यादातर सोलर पैनल्स का ही उपयोग किया जा रहा है उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। पवन ऊर्जा की दोस्तों अगर हम अब बात करें तो पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए और चिरकाल से चलता आ रहा है दोस्तों। अब इससे जनरेटर्स को जोड़ करके जो विद्युत उत्पादन है वो भी किया जा रहा है। बात करें परमाणु ऊर्जा के बारे में तो दोस्तों, सौर कुकर जो है, सौर कुकर में हम भोजन पका सकते हैं अपने लिए, कुछ चीज़ों को भोजन के तौर पर कुछ चीज़ों को पका सकते हैं और उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो सौर ऊर्जा में जो सौर कुकर के माध्यम से जो हम भोजन पकाते हैं दोस्तों, उनमें सूर्य की किन किरणों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, अनुदैर्ध्य किरणों का उपयोग किया जाता है कि अनुप्रस्थ किरणों का उपयोग किया जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से जो प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनके परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बात करें तो यूएसएस सबसे नंबर 1 पर है और यूरोप है उसके बाद में। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास में यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है।
भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा, तमाम सारे हैं ये। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो जो ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई तक बढ़ने पर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल जो स्रोत हैं उन्हें भूतापीय ऊर्जा बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पर। इसके अलावा भारत, इसके बाद में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका आता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे यहाँ पर। अब अगर हम बात करें ज्वारीय ऊर्जा के बारे में दोस्तों, तो विश्व का जो पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया था। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उद्वहन समुद्र के सकरे मुहाने पर बांध बना करके किया जाता है। तो जो उच्च ज्वार के समय क्या होता है कि इनमें पानी टरबाइन को घुमाने के लिए यूज होता है, जब लौटता है पानी तो फिर घुमाने के लिए यूज होता है। रूस और फ्रांस और भारत की कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र, ज्वारीय मिल के क्षेत्र है वहाँ पर। बायोगैस जो जैविक अपशिष्ट के माध्यम से बनाई जाती है, तो इसका उपयोग भी एक हम ईंधन के तौर से कर सकते हैं, जो बायोगैस होती है ये। तो ये था कक्षा 8 की भूगोल विषय की NCERT का चैप्टर 3 खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसका ये पार्ट 2 था, जिस पर हमने बात की है ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो इस चैप्टर को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को फिर हम थोड़ी ही देर में हल करेंगे। थैंक यू सो मच।